दोस्तों, मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो आज चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल मॉडल सेट की। और ये हिस्ट्री का मॉडल सेट है और इसमें टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं और टोटल क्वेश्चन 138 है, जिसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 और बाकी 38 जो है वो सब्जेक्टिव की संख्या है और टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इग्नोर ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसे क्वेश्चन टच करने का चांस है, इसलिए इसे इग्नोर ना करें। देखते हैं आगे। देखिए, पहले इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन है, परीक्षार्थी वो उत्तर पत्र को अपना प्रश्न संख्या क्रमांक 10 अंकों अवश्य लिखे। तो वो परीक्षा वो एम आर सीट पर जो प्रश्न पुस्तक क्रमांक जो होता है उस 10 अंक का उसको लिखना होता है। चलो आप लोग देख लीजिएगा। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी अपने शब्दों में उत्तर देना चाहिए। ठीक है, अपने ही शब्दों में उत्तर देना चाहिए तथा परंतु एवं ये सब लगाओगे तो क्या होगा, उतना अच्छा वो समझ जाएगा कि ये चीट करके लिखे हो, चीटिंग किए हो। तो चीटिंग नहीं करना है। ठीक है, अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। जब तुम समझे होगे, तुम समझे होंगे तो ज़रूर लिख दोगे। समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे ना, तो आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो। तथा परंतु एवं रट्टा रट्टा मारे होंगे तो रट्टा मारने से नहीं होता है, समझने से होता है। ठीक है, अगर समझे होंगे तो किसी भी भाषा में लिख देंगे। चलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग बहुत मेहनत किए होंगे और आप अपना मेहनत जरूर दिखाएंगे इस बार के एग्ज़ाम में। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पेपर जो होता है 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। कितने सेक्शन में डिवाइड होता है? तो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन ए होता है और दूसरा सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 100 ऑब्जेक्टिव होता है और सेक्शन बी में 38 ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। 100 सब्जेक्टिव सेक्शन ए एंड 38 सब्जेक्टिव सेक्शन बी में होता है। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा जो टीला है उसी का उन्होंने उल्लेख किया था। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में किस टीले का उल्लेख किया था? तो हड़प्पा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो हड़प्पा सभ्यता में है ना, वो अवतल चक्की था। उस पर किस पुराविद ने, किस पुरा तत्ववेता ने प्रकाश डाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके हो जाएगा। और अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया था हड़प्पा में। कहाँ पे करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में कहाँ पे उत्खनन करवाया था? तो 1921 में उत्खनन कराया था हड़प्पा में, जबकि मोहनजोदड़ो में राखाल दास बनर्जी ने 1922 में करवाया था। 1922 में करवाया था जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता में गोदीबारा जो मिला है वह मिला है ऑप्शन डी, लोथल से। कहाँ से मिला है? तो लोथल से। कहाँ से मिला है? तो लोथल से। गोदीबारा स्थान कहाँ से मिला है? तो गोदीबारा जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल दोस्तों कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात के लोथल। राजस्थान में है कालीबंगा। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा। राजस्थान में है कालीबंगा। पंजाब में रोपर है। पंजाब में क्या है? तो रोपर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में ही लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? तो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? तो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल, कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो किस नदी के किनारे हैं? तो मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो जो है ये सिंधु नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है
लॉर्ड कनिंघम को किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? तो हड़प्पा सभ्यता के काल में, हड़प्पा सभ्यता के समय में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था, यानी कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता है जो है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? तो हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के तट पर कौन स्थित था? तो हड़प्पा था। कौन था? तो हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिले हैं वह मिले हैं मोहनजोदड़ो। कहाँ पे मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था और वहीं पर सबसे बड़ा विशाल स्नानागार था। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1784 में। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो अजातशत्रु ने। किस राजा ने किया था? तो अजातशत्रु ने। कौन से राजा ने? तो अजातशत्रु ने किया था। कौन से राजा? अजातशत्रु ने ऐसा किया था। फूट डालकर राज करने वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछने का चांस ज़्यादा पूछता है। सर्वप्रथम हुरो को परास्त करने का श्रेय किस शासक हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो कलिंग विजय का पता चलता है कलिंग विजय का 13वें अभिलेख से। किस शिलालेख से? तो 13वें शिलालेख से। अशोक का 13वां शिलालेख से, उसी से पता चलता है कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 बीसी में हुआ था। और इसमें पता चलता है कौन सा? तो 13वां अभिलेख। कौन सा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या था? तो कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम जो था अर्थशास्त्र था। क्या था? अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। इंडिका, जो कि बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ये एग्जाम के से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेगास्थनीज कौन था? तो एक राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 15 नंबर का। और 16 नंबर का, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। 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 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त। किससे है? तो समुद्रगुप्त। इसे यूरोप का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश से? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पिता बिंदुसार, बिंदुसार के पिता अशोक ने ही धम्म नीति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। और वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो एच रहेगा, हर्ष वेनसांग, हर्ष हर्षवर्धन, तो आसान रहेगा। और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो फाहियान के आगे फ और इसके आगे च, तो क्या हो जाएगा? फच। फच। फ से फाहियान, च से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो फच याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, एकदम आसान रहेगा। ठीक है, फ से फाहियान, च से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था, गुलाम था। अभी बताया है मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो था वो एक राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और वो निकेटर्स का क्या था? तो राजदूत था। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का नया नाम है ग्रीस। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किसके बने होते थे? तो चांदी के भी बने होते थे, तांबे के बने होते थे। चांदी और तांबे के बने होते थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एम सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीष्म को क्या कहा जाता था? भीष्म को क्या कहा जाता था? तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था। भीष्म को क्या कहा जाता था? गंगा पुत्र। भीष्म को क्या कहा जाता था? गंगा पुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु जो था वो अर्जुन का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है,
द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो इसको इसको अर्जुन ने ही जीता था। द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो अर्जुन ने ही जीता था। तो ऑप्शन 25 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौरवों की संख्या कितनी थी? तो कौरवों की संख्या 100 थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? तो 100। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 100। ऑप्शन ए 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत में हुई थी। महाभारत को किसने लिखा था? तो वेद व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था? तो वेद व्यास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक लोग जो है वो प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म से। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म से। अगला क्वेश्चन। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सूत पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूत पिटक पिटक क्या होता है? तो पिटक एक किताब का नाम है, पवित्र किताब। बौद्ध धर्म का पवित्र किताब का नाम क्या है? तो पिटक। पिटक कितने होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये पवित्र किताब है। पिटकों की संख्या 3 होता है, इसीलिए इसके आगे लगा देते हैं त्रि। तो क्या हो जाता है? त्रिपिटक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। राहुल जो था उनका पुत्र था। वर्धमान सिद्धार्थ भी कहा जाता है उनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासन के समय में हुआ? किस शासक के समय में, यानी किस राजा के समय में हुआ था? तो अजात शत्रु के समय में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार। बिंदुसार के किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना की थी बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष घोष। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन। पावापुरी का संबंध किससे है? तो पावापुरी का संबंध जो है वो जैन धर्म से है, क्योंकि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का वहीं पे महापरिनिर्वाण हुआ, वहीं पे निधन हुआ, इसलिए पावापुरी का संबंध जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक है कालिदास। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कालिदास। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बांसवाना किस आंदोलन को शुरू किए थे? बांसवाना किस आंदोलन को शुरू हुए थे? बांसवाना किस आंदोलन को शुरू किए थे? तो बांसवाना जो था वो बांसवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव। क्या हो जाएगा? वैष्णव, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। कितने? तो 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा गया। और टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो टोडरमल जो था वो अकबर के दरबार में क्या था? तो वित्त मंत्री था, राजस्व मंत्री था, रेवेन्यू मिनिस्टर था। अगला क्वेश्चन है। आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? तो आईने अकबरी में एकदम आसान क्वेश्चन है। अकबर है तो अकबरी हो जाएगा। आईने अकबरी तो अकबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है वो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव डाला था, लेकिन किसने पूरी तरह से तैयार करवा दिया था? तो इल्तुतमिश, जो उसका दामाद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था?
तो हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो जैरेट ने किया था। किसने किया था? तो जैरेट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो ये सभी था। कौन कौन सा था? कुर्निश भी था, सीधा भी था, पायबोस था। ये सभी के सभी मुगल दरबार में था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किया था वो कब किया था? तो 1581। क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम एक लेखिका थी और गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं की जीवनी को लिखी थी। किसकी जीवनी को? हुमायूं यानी बाबर की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर था? मुगल चित्रकला जो था वो किसके समय चरम उत्कर्ष पर था? तो एकदम आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। तुजुके जहांगीरी किसने लिखी थी? तुजुके जहांगीरी जो था वो किसने लिखी थी? तुजुके जहांगीरी नूरजहां ने लिखी थी। किसने लिखी थी? नूरजहां ने लिखी थी। अगला, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो आसफ खान की पुत्री थी। इसका असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। इन्हीं के याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, आसफ खां। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था? तो दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी, जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे। पानीपत की कितनी युद्ध हुई थी? तो 3 हुई थी। पानीपत की कितनी युद्ध हुई थी? 3 युद्ध हुई थी। पहली युद्ध यही थी। और अगला क्वेश्चन है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाने जाते हैं? तो भूमि सुधार व्यवस्था। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमि सुधार व्यवस्था। भूमि सुधार व्यवस्था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल जो था वो किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल मुमताज महल के याद में बनवाया गया था। मुमताज की याद में बनवाया गया था, जो अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में स्थित है। और हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? देखिए आप लोगों को मैं कितनी बार ये बताया हूँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने क्या किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर। विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। अब हम्पी अभी कहाँ पे है? तो हम्पी जो है अभी कर्नाटका में है। कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। किससे संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिधन क्या कहलाता था? जागीर, अग्रहार, वक्ता, अमर। तो क्या कहलाता था? तो अग्रहार कहलाता था। क्या कहलाता था? अग्रहार। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर में मंदिर के जो प्रवेश द्वार होता था उसे गोपुरम कहा जाता था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, यानी इनमें से सभी थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादू का संबंध कहाँ से था? तो दादू का संबंध जो था वो राजस्थान से था, पंजाब से, महाराष्ट्र से या बंगाल से। तो दादू का जो संबंध था, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दादू का जो संबंध जो था वो किससे था? कहाँ से था? तो दादू का संबंध राजस्थान से था। कहाँ से था दोस्तों? तो राजस्थान से था। दादू का संबंध कहाँ से था? तो राजस्थान से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य का मत है। तो शंकराचार्य का मत क्या है? तो शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद। क्या है? द्वैतवाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा, कबीर। तो कबीर का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? कबीर का।
अगला क्वेश्चन है, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो सिख धर्म के प्रथम शासक है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में। और सिख धर्मों की संख्या कितनी है? तो सिख धर्म 10 है, जिनमें अंतिम सिख गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? तो इनकी दरगाह पे कौन सुल्तान गया था? तो अकबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अकबर गया था। अगला क्वेश्चन है, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिला है? तो तहकीक हिंद में अलबरूनी, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है तहकीक हिंद या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ दिया था? तो मार्को पोलो। किसने छोड़ दिया था दोस्तों? तो मार्को पोलो ने अपने घर को छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो इंग्लैंड का था। कहाँ का था? इंग्लैंड का था। और ये हेक्टर मुनरो नामक हेक्टर जहाज से आया था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में मुनरो की भूमि व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी? रैयतवारी। तो मुनरो, मुनरो के द्वारा कौन सी? तो रैयतवारी। कौन सा हो जाएगा? तो रैयतवारी मुनरो के द्वारा मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त था वो बंगाल से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो सर्वेक्षण था। कौन था? तो ये एक सर्वेक्षण था। तो ऑप्शन डी सही राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? अब देखिए, संथाल विद्रोह पूछा है तो अब सब संथाली विद्रोह से 3-4 क्वेश्चन लगभग पूछेगा। संथाल विद्रोह का संबंध किससे संबंधित था? तो संथाल विद्रोह का संबंध जो था वो बंगाल से संबंधित था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? तो बिरसा मुंडा जो है वो संथाल विद्रोह किए थे। देखिए मिल रहा है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? यानी इन्होंने ही नेतृत्व किया था कौन सा विद्रोह का? संथाल विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इन्होंने अवध से किया था। अवध किसका पुराना नाम है? तो यूपी का। यूपी को पहले अवध बोला जाता था। हजरत महल ने, जो बाद में उन्होंने 1857 की क्रांति में क्या हुई थी, उसके बाद वो नेपाल भाग गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था? तो किसने कहा था? तो बी डी सावरकर ने कहा था। बी डी सावरकर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? आप लोगों का 4 ऑप्शन, लाल किले से, हुमायूं के मकबरे से, अलाई दरवाजे से, या इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं के मकबरा से इनको गिरफ्तार किया गया। अभी हमने बताया था हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। वहीं से इनको क्या किया गया? तो गिरफ्तार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, व्यापकता का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो व्यापकता का सिद्धांत लागू किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार ट्रेन चली और फिर पहली बार संचार व्यवस्था लागू हुआ इन्हीं के शासनकाल में। और इसके बाद लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल आता है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है बम्बई को। और बम्बई जो है कि किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो सालसेट द्वीप पर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कलकत्ता में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1931 AD में हुआ था। 1931 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पे आया था? तो कालीकट में आया था। कहाँ पे आया था? तो कालीकट। कालीकट कहाँ पे है? तो कालीकट जो है वो केरल में है। कहाँ पे है? तो केरल में है। इसमें देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली तो नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल स्तर पर 1800
71, 72, 91, तो 1871 हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद है चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरी चौरा कहाँ पे है जी? उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ला। 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, और उसी में राजकुमार शुक्ला ने उनको आमंत्रण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जालियांवाला बाग जो है, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में है। किस में है? तो पंजाब में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है किसने किसने मिलकर किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1942 में। कब शुरू हुआ था? तो 1942। 1942। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? आज़ाद हिंद फौज का किया था। किसका किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का किया था। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। कब किया था? 1939 में किया था। और कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया। समाजवादी दल ये तो अलग है, यूपी का पार्टी है। 1938 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने की दी थी। किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और इससे पहले कौन थी? तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय यानी भारत जब आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 96 का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल जो थे स्वतंत्र भारत के यानी भारत जब स्वतंत्र हो गया था तब अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ये गांधी जी के समधी भी थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मौरीलाल, रामदास, देवदास। और इनके बेटे की गांधी जी के बेटे की शादी सी राजगोपालाचारी की बेटी से हुई थी, इसलिए इन दोनों एक दूसरे के लिए समधी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और लास्टवा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन जो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो गृह मंत्री थे। और मौलाना आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ भी गलत या सही जो भी जैसा भी लग रहा है आपको तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम अगर कोई भी गलती थोड़ी सी भी गलती दिखे तो मैं उसको सुधार सकूं, सुधारने का मौका मिले मुझे। ठीक है दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।